हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नेक्स्ट जेन फार्मा वेरियर। मैं हूं वरुण और आज हम इस टॉपिक को सिंपल और इजी लैंग्वेज में कवर करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस चैनल पर हम बीफार्म और फार्मेसी के हर टॉपिक को सिंपल, इजी और लैंग्वेज ओरिएंटेड वे में समझाएंगे। अगर आप फार्मेसी स्टूडेंट हैं और कॉन्सेप्ट को आसानी से समझना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक नई सब्जेक्ट जो कि थर्ड सेमेस्टर में आपको मिलने वाली है, फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी, जिसमें हम पढ़ेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, कि माइक्रोब्स क्या होते हैं, बैक्टीरिया क्या होती हैं, वायरस क्या होते हैं, कहाँ से आते हैं और इनको इनहिबिट करने के तरीके क्या हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिट फर्स्ट में हम देखने वाले हैं माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी कहाँ से आया है, कैसे आया है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है और किन किन शब्दों से मिलकर बना हुआ है, उसके बारे में पहले देख लेते हैं। माइक्रोबायोलॉजी जो हमारा है ये 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट, माइक्रो मीन्स स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड बायोज मीन्स लाइफ, लोगोज मीन्स स्टडी। माइक्रोबायोलॉजी का अर्थ है कि स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में अध्ययन करना ही माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। हम पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। तो चलिए, The study of microorganism invisible by the naked eye is called as microbiology। हमारा माइक्रोबायोलॉजी का डिफिनेशन कहता है कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, जो भी मतलब बैक्टीरिया, वायरस हैं जो नग्न आँखों से नहीं देखे जा सकते हैं, माइक्रोबायोलॉजी में आते हैं और माइक्रोबायोलॉजी कहलाते हैं, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अध्ययन किया जाता है, स्टडी किया जाता है। आगे देख लेते हैं। OR अथवा एक और डिफिनेशन दिया गया है, माइक्रोबायोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रोबायोलॉजी एक बायोलॉजी की ब्रांच है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के स्टडी के बारे में डील्स करती है, उसके बारे में बताती है। विच आर यूजुअली इनविजिबल टू नेक्ड आई, जो कि इनविजिबल नेक्ड आई द्वारा देखा नहीं जाता, जो कि इनविजिबल होता है, सीन नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट पॉइंट, द स्टडी ऑफ माइक्रोब्स दैट इन्फेक्ट ह्यूमंस। जो हमारा स्टडी ऑफ माइक्रोब्स है ये ह्यूमन पर इन्फेक्ट डालता है। आगे देखेंगे अगला पॉइंट, मोस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स आर यूनिसेलुलर दैट दीज ऑल लाइफ प्रोसेस परफॉर्म बाय ए सिंगल सेल एंड सम अदर आर मल्टीसेलुलर। इसमें बताया गया है इतनी बड़े में कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर एक कोशिकी होते हैं और कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं मल्टीसेलुलर होते हैं, बहुकोशिकी भी होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म विथ ए डायमीटर अप टू 0.1 mm और लेस देन 0.1 mm। डायमीटर में 0.1 मिलीमीटर से लेके 0.1 मिलीमीटर कम तक के भी हो सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। द टर्म माइक्रोबायोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस लुइस पास्चर। जो कि माइक्रोबायोलॉजी जो टर्म आया, इसको लुइस पास्चर ने इंट्रोड्यूस कराया था, मतलब इसको इन्होंने ही बताया था। लेकिन इसके फादर कोई और हैं, अलग हैं। इनके फादर, इंट्रोड्यूस कराने वाला अलग होता है और फादर इसके अलग होते हैं, फाउंडर कोई अलग होता है। तो आगे हम देखेंगे। तो चलिए आगे देख लेते हैं। हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। आखिर माइक्रोबायोलॉजी आई कहाँ से, उसकी हिस्ट्री क्या क्या है, हिस्ट्री कहाँ से हुई, कैसे उत्पत्ति हुई इसकी, उसके बारे में देख लेते हैं। पहले हम देख लेते हैं एंशिएंट माइक्रोबायोलॉजी। एंशिएंट प्राचीन माइक्रोबायोलॉजी आई कहाँ से। द फर्स्ट पर्सन टू रिपोर्ट यूजिंग माइक्रोब्स अंडर द माइक्रोस्कोप वाज एन इंग्लिश मैन, रॉबर्ट हुक। जो पहला पर्सन था वो था रॉबर्ट हुक, जो कि माइक्रोस्कोप में माइक्रोब्स के बारे में अध्ययन किया था। आगे देखेंगे, ही वर्किंग विथ क्रूड कंपाउंड माइक्रोस्कोप। एक क्रूड कंपाउंड माइक्रोस्कोप के साथ वर्क किया था। इन्होंने जो देखा वो एक माइक्रो बैक्टीरिया देखा जिसका नाम इन्होंने माइक्रोब्स दिया।
हिज लेंसेज वेरी पुअर क्वालिटी, ही वाज अपेरेंटली अनेबल टू सी बैक्टीरिया। इनका जो लेंस था बहुत ही खराब था, बहुत ही अनेबल था, जो कि बैक्टीरिया को अच्छी तरह से सीन नहीं कर पाया, जिसका उन्होंने नाम माइक्रोब्स दे दिया। पता नहीं उन्होंने क्या देखा, जो भी उन्होंने देखा उसका नाम माइक्रोब्स दे दिया। आगे देखेंगे। सेकंड पे आते हैं एंटोनी वान लीeuwenhoek। एंटोनी वान लीeuwenhoek का नाम आपने सुना होगा। इनका जन्म although was a man born before his time, although not the first to discover the microscope or use magnifying lenses। इन्होंने माइक्रोब्स का खोज एक मैग्नीफाइंग लेंसेज से किया था। जैसे आपने ज्योमेट्री बॉक्स देखा होगा, ज्योमेट्री बॉक्स में पहले एक आता था ऐसे करके कुछ शेप का, आपको ज्योमेट्री बॉक्स में मिलता था। तो मैग्नीफाइंग लेंस ये है जिसकी मदद से इन्होंने देखा था, और इन्होंने पता नहीं क्या देखा, माइक्रोब्स देखा कि बैक्टीरिया वायरस क्या देखा, लेकिन इन्होंने बैक्टीरिया नाम दे दिया। जो भी उन्होंने देखा बैक्टीरिया नाम दे दिया, और ये पहले इंसान बन गए बैक्टीरिया की खोज करने वाले। आगे देखेंगे इसकी हिस्ट्री क्या क्या है, मेन हिस्ट्री देखते हैं अब। हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेज। फर्स्ट स्टेज है डिस्कवरी स्टेज, सेकंड है ट्रांजिशन स्टेज, एंड थर्ड है मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी। तो इन तीनों स्टेजेज को हम डिफाइन करेंगे और इसके बारे में बताएंगे। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं फर्स्ट डिस्कवरी स्टेज। आखिर डिस्कवरी स्टेज है क्या? अरिस्टोटल का नाम आपने सुना होगा, फादर ऑफ बायोलॉजी। डिस्क्राइब लिविंग एंड नॉन लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इन्होंने लिविंग और नॉन लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्क्राइब किया। और सेकेंड है रॉजर बैकन। इन्होंने 13th सेंचुरी डिस्क्राइब दैट डिजीज कॉज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो रॉजर बैकन ने बताया, इन्होंने बताया कि जो हमारा डिजीज है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के कारण होता है। इन्होंने 13th सेंचुरी में, आई मीन 13वीं शताब्दी में इन्होंने ये बताया। नेक्स्ट देख लेते हैं रॉबर्ट हुक। 1665 फर्स्ट रिपोर्ट ऑन सेल स्ट्रक्चर। 1665 ईस्वी में जिन्होंने सेल का खोज किया था वो हैं रॉबर्ट हुक, और इन्होंने फर्स्ट रिपोर्ट दिया सेल के स्ट्रक्चर के बारे में। नेक्स्ट देख लेते हैं एंटोनी वान लीeuwenhoek। एंटोनी वान लीeuwenhoek वाज फर्स्ट पर्सन हु वाज यूज्ड टू मैग्नीफाइंग ग्लास ऑब्जर्व माइक्रोब्स। इन्होंने माइक्रोब्स को देखा मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू और ऑब्जर्व किया कि ये माइक्रोब्स ही हैं। नेक्स्ट ही डिस्कवर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म 1675 एंड नेम्ड बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ। इन्होंने 1675 में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का खोज किया और इसका नाम बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ रखा। ही वाज नोन एज फाउंडर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। जैसे मैंने आपको पीछे बताया कि इंट्रोड्यूस कराने वाले कोई और थे, इंट्रोड्यूस लुईस पास्चर ने कराया, और फाउंडर हमें माइक्रोबायोलॉजी के फाउंडर के रूप में हमने एंटोनी वान लीeuwenhoek को देखा। एंटोनी वान लीeuwenhoek ने ही एक पता लगाया माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, माइक्रोब्स का, जिसका नाम उन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिया इन 1675 में, और इन्हें माइक्रोबायोलॉजी के फाउंडर के नाम से भी जाना जाता है। सेकेंड देख लेते हैं ट्रांजिशन स्टेज। ट्रांजिशन स्टेज आखिर है क्या? सेकेंड स्टेज ट्रांजिशन स्टेज आता है। इसमें फ्रांसिस्को रेड्डी ने in 1697 he showed that insect would not arise from decaying meat where it is covered। इन्होंने फ्रांसिस्को रेड्डी ने देखा कि अगर हम किसी मीट को, आई मीन मटन जो होता है उसकी मांस को अगर हम ढक के रखते हैं तो वहाँ पे कोई भी इंसेक्ट नहीं जाएगा, कोई भी इंसेक्ट नहीं देखेगा, कोई इंसेक्ट नहीं अराइज होगा। नेक्स्ट जॉन निधम 1713 to 1781 में he found that tiny microorganism grow spontaneously on the mutton gravy। इन्होंने देखा जॉन निधम में कि मटन ग्रेवी में उन्हें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बारे में इन्होंने अध्ययन किया और पता लगाया। मटन ग्रेवी में इन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पाया। नेक्स्ट देखेंगे आगे। अब देख लेते हैं लजारो ही डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट एयर कैरिड जर्म्स टू द कल्चर मीडिया। अगर कोई भी जर्म्स है वो एयर के थ्रू आ सकता है, बाहर से ही आएगा। अगर कोई भी चीज़ अगर हम खुला रख देते हैं तो एयर के थ्रू आ जाएगा और उसमें प्रवेश कर जाएगा, एंटर कर जाएगा, जिससे उसमें माइक्रोब्स प्रेजेंट हो जाएंगे।
आगे देखेंगे जॉन टिंडल 1820 to 1893 he described how eliminate or kill microorganisms by Tyndallization process। इसमें जॉन टिंडल ने बताया कि हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कैसे किल करना है, कैसे उसको नष्ट करना है, कैसे एलिमिनेट करना है, ये टिंडलाइजेशन प्रोसेस द्वारा उन्होंने डिस्क्राइब किया। नेक्स्ट देख लेते हैं जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेज आ गया है मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी। वैसे हिस्ट्री तो माइक्रोबायोलॉजी की सारी इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन इसमें अलग से भी क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो देख लेते हैं द एक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कम्स विथ लुइस पास्चर, रॉबर्ट हुक, लॉर्ड लिस्टर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एंड पॉल एरलिच। इसमें लुइस पास्चर शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है 2 नंबर में। रॉबर्ट हुक, लॉर्ड लिस्टर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर शॉर्ट क्वेश्चन इन माइक्रोबायोलॉजी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के बारे में अभी हम डिस्क्राइब करेंगे। तो देख लेते हैं पहले लुइस पास्चर के बारे में। लुइस पास्चर ने बताया ही इज द फादर ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। समझ में आया, ही इज द फादर ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, ये मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी के फादर हैं। बिकॉज ही हैज क्वाइंड द टर्म माइक्रोबायोलॉजी एरोबिक एंड नॉन एनारोबिक। इन्होंने माइक्रोबायोलॉजी में एक टर्म दिया एरोबिक एंड एनारोबिक, जो कि इन्हें माइक्रोबायोलॉजी, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी के फादर के नाम से जानने पे पहचानने के लिए बताया जाता है, पहचाना जाता है इसी एरोबिक और एनारोबिक की मदद से, इसी की खोज से। पास्चर 1897 सजेस्टेड दैट माइल्ड हीटिंग एट 62.8 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट was more effective than boiling to destroy the pathogenic microorganism. This method is called as pasteurization. इन्होंने बताया 62.8 डिग्री सेल्सियस पर अगर 30 मिनट हम कोई भी चीज़ हीट करते हैं तो उसका जो माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसका जो पैथोजेनिक कंडीशन होता है वो नष्ट हो जाता है। ये हमारा पास्चुराइजेशन कहलाता है। लुइस पास्चर ने अपने नाम पे एक नियम बना दिया, अगर किसी भी बैक्टीरिया, अगर किसी भी सबस्टेंस में बैक्टीरिया प्रेजेंट है किसी भी प्रोडक्ट में, तो उसको अगर हम 62.8 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट बॉयल करते हैं तो बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो जाता है। आगे उन्होंने बताया ही इवेंट फर्मेंटेशन प्रोसेस एंड डेवलपमेंट ऑफ इफेक्टिव वैक्सीन अगेंस्ट राइबीज। इन्होंने फर्मेंटेशन प्रोसेस के द्वारा एक रेबीज के अगेंस्ट एक वैक्सीन डेवलप किया और ही डिमॉन्स्ट्रेटेड डिजीज ऑफ सेल वर्म ड्यू टू प्रोटोजोआ एंड पैराडाइज। जैसे खाज खुजली हो जाती है, सेलवर्म हो जाता है, रिंगवर्म के नाम से भी जो जाना जाता है, जो हो जाता है प्रोटोजोआ पैराडाइज की वजह से, उसके बारे में इन्होंने पहचान की, उसके बारे में भी इन्होंने चर्चा की। आगे देखेंगे, अब देख लेते हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग में क्या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बताया, ही डिस्कवर्ड वर्ल्ड फर्स्ट एंटीबायोटिक सब्सटेंसेज बेंजाइल पेंसिलिन। इन्होंने फर्स्ट एंटीबायोटिक सब्सटेंस दिया, जिसे आप पेंसिलिन गांव में देखा होगा, कुछ इस प्रकार की एक आती है पेंसिलिन, जो कि आँख वाली पेंसिलिन के नाम से भी जानी जाती है। और ये मतलब किसी के ऊपर मतलब ये काम भी करता है और किसी के लिए इन्फेक्शन भी काज करता है, तो ये सबके लिए फ़ायदेमंद नहीं होता है। जिसका नाम पेंसिलियम जी फ्रॉम पेंसिलियम नोटेटम फंगी से प्राप्त किया इन 1928 दैट डिस्ट्रॉय मेनी पैथोजेनिक बैक्टीरिया। ये बहुत ही पैथोजेनिक बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय किया। इसके बारे में इन्होंने चर्चा की और सबसे पहला एंटीबायोटिक इन्होंने खोज के दिया। मेजर कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं, इनके मेन जो मुख्य कंट्रीब्यूशन क्या क्या हैं उसको देख लेते हैं। डिस्कवरी ऑफ पेंसिलिन, फर्स्ट पहले देख लेते हैं इनका कंट्रीब्यूशन पेंसिलिन इन 1928 में इन्होंने पेंसिलिन का खोज किया। फिर देख लेते हैं फ्लेमिंग नोटिस्ड दैट ए मोल्ड कॉल्ड पेंसिलियम नोटेटम प्रिवेंटेड द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया।
इन्होंने एक नोटिस में रखा कि जो पेनिसिलियम नोटेटम है ये बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोकता है, आई मीन प्रिवेंट करता है उसको। ही नेम्ड द एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस पेनिसिलिन। इन्होंने एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस नाम दिया, उस पेनिसिलिन का नाम उन्होंने एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस दिया, जो कि पेनिसिलिन एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस में आता है और माइक्रोब्स से मतलब सहायता उसको मतलब रोकता है, प्रिवेंट करता है, माइक्रोब्स को बढ़ने नहीं देता है बैक्टीरिया को। दिस डिस्कवरी रिवॉल्यूनाइज्ड द ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। इन्होंने इस जो डिस्कवरी किया इसमें बताया कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए बहुत ही यूजफुल है, बहुत ही उपयोगी है। इन्होंने उसे रिवॉल्यूएशन कर दिया, उसे बहुत ही यूजफुल बताया। डिस्कवरी ऑफ लाइसोजोम, सेकेंड इनका जो मेजर कंट्रीब्यूशन था कि लाइसोजोम का इन्होंने खोज किया 1922 में। ही डिस्कवर्ड लाइसोजोम इन नेचुरल एंटीबैक्टीरियल एंजाइम फाउंड इन टीयर्स, सलाइवा एंड म्यूकस। इन्होंने कहाँ कहाँ पाया लाइसोजोम को? नेचुरल एंटीबैक्टीरियल के रूप में टीयर्स, सलाइवा एंड म्यूकस में। अब नेक्स्ट देख लेते हैं लॉर्ड जोसेफ लिस्टर। लॉर्ड जोसेफ लिस्टर ने क्या दिया? Lord Joseph Lister was a British surgeon and the father of antiseptic surgery. He introduced the use of carbolic acid phenol to prevent infection during surgery. जो सर्जरी के दौरान जो इन्फेक्शन फैलता है उसके बारे में उन्होंने एक कार्बोलिक एसिड फिनॉल का जो उन्होंने खोज किया लॉर्ड जोसेफ लिस्टर ने, जिसको जो कि यूज किया जाता है सर्जरी के दौरान और इन्फेक्शन को कॉज होने से रोकता है, आई मीन प्रिवेंट करता है उसको। और इन्हें एंटीसेप्टिक सर्जरी के फादर के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखेंगे। अब लॉर्ड जोसेफ लिस्टर का मेजर कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं। इन्होंने इंट्रोड्यूस एंटीसेप्टिक सर्जरी इन 1867। इन्होंने एंटीसेप्टिक सर्जरी को इंट्रोड्यूस किया। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है? यूज्ड कार्बोलिक एसिड फिनॉल टू स्टेरिलाइज सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, वुंड एंड ड्रेसिंग। जो हमारा कार्बोलिक एसिड है ये सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, वुंड एंड ड्रेसिंग को मतलब ये यूज किया जाना चाहिए सर्जरी में। आई मीन फिनॉल होता है जो सर्जरी में यूज किया जाता है स्टेरिलाइज करने के लिए, उसके बारे में इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया। नेक्स्ट, ग्रेटली रिड्यूस्ड सर्जिकल इन्फेक्शन एंड डेथ। इन्होंने सर्जिकल इन्फेक्शन और डेथ को रिड्यूस करने का भी उपाय बताया। अप्लाइड जर्म थ्योरी, सेकेंड इन्होंने जर्म थ्योरी भी दिया। यूज टू आइडियाज ऑफ लुइस पास्चर टू शो दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज वुंड इन्फेक्शन। इन्होंने लुइस पास्चर के आइडिया को देखते ही इन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को दिखाया और ये जो कि वुंड और इन्फेक्शन कॉज करता है उसके बारे में, उस टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में इन्होंने आइडिया बताया और उसको शो कराया। प्रमोटेड क्लीनलाइनेस एंड स्टेरिलाइजेशन इन हॉस्पिटल्स। इन्होंने क्लीनलाइनेस और स्टेरिलाइजेशन को हॉस्पिटल में प्रमोट कराया। और नेक्स्ट जो साइंटिस्ट हैं वो हैं पॉल एरलिच। पॉल एरलिच ने क्या किया? ही डिस्कवर्ड द ट्रीटमेंट सिफिलिस एंड यूजिंग आर्सेनिक। इन्होंने सिफिलिस जो एक ट्रीटमेंट होता है जो कि एक ट्रांसमिटेड डिजीज है, जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है सिफिलिस, उसका डिस्कवर किया आर्सेनिक की मदद से, आर्सेनिक की खोज के लिए। आर्सेनिक का प्रयोग करके उन्होंने सिफिलिस के ट्रीटमेंट का आविष्कार किया। ही स्टडीड टॉक्सिन्स एंड एंटीटॉक्सिन्स इन क्वांटिटेटिव मैनर। इन्होंने टॉक्सिन्स और एंटीटॉक्सिन्स के बारे में भी अध्ययन किया जो कि क्वांटिटेटिव मैनर में प्रेजेंट था। ही आल्सो इन्वेंटेड द प्रिकर्सर टेक्निक ग्राम स्टेनिंग बैक्टीरिया। इन्होंने प्रिकर्सर टेक्निक ग्राम स्टेनिंग बैक्टीरिया को भी इंट्रोड्यूस कराया। और आगे देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा ब्रांचेज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। आखिर माइक्रोबायोलॉजी की ब्रांचेज क्या हैं? इनकी मेन ब्रांचेज हम देख लेते हैं। पहला है बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी में हम देखेंगे द ब्रांच ऑफ माइक्रोबायोलॉजी दैट स्टडीज बैक्टीरिया
इंक्लूडिंग देयर स्ट्रक्चर, ग्रोथ, क्लासिफिकेशन एंड डिजीज दे कॉज। जो बैक्टीरियोलॉजी है जिसमें बैक्टीरिया के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसके स्ट्रक्चर, ग्रोथ और क्लासिफिकेशन, और जो डिजीज काज करते हैं उसके बारे में जिसमें अध्ययन किया जाता है, बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है। सिंपल वे में जिस माइक्रोबायोलॉजी में बैक्टीरिया के शेप, साइज, ग्रोथ, क्लासिफिकेशन एंड उसके डिजीज काज करने वाले का अध्ययन किया जाता है उसे बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट, वीरोलॉजी। Virology, the study of viruses, their structure, replication and the disease they cause in human, animals and plants। वीरोलॉजी में जिसमें वायरस और उनके स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन किया जाता है, वायरस का अध्ययन किया जाता है, उसमें उसे हम वीरोलॉजी कहते हैं। और ये ज़्यादातर वायरस किस में कॉज करते हैं? ह्यूमंस में, एनिमल्स एंड प्लांट्स में वायरस कॉज होते हैं। नेक्स्ट, माइसोलॉजी में हम देखेंगे द ब्रांच दैट स्टडीज फंगी इंक्लूडिंग ईस्ट, मोल्ड्स एंड मशरूम्स एंड फंगल इन्फेक्शंस। जो माइसोलॉजी है इसमें फंगी और ईस्ट, मोल्ड्स एंड मशरूम का और फंगल इन्फेक्शन जितने भी होते हैं, रिंग वर्म हो गया, सेल वर्म हो गया, दाद खाज खुजली हो गया, जिसमें भी जहाँ भी फंगल इन्फेक्शन होगा वहाँ पे हम माइसोलॉजी ऐड कर देंगे। वहाँ पे हम माइसोलॉजी का अध्ययन करेंगे, वो माइसोलॉजी हमारा कहलाता है। नेक्स्ट है पैरासिटोलॉजी। पैरासिटोलॉजी से हमें इसे ही समझ में आ रहा है, पैरासिटो मतलब पैरासाइट। किसी भी पैरासाइट से अगर कोई भी डिजीज कॉज हो रहा है तो वहाँ पे पैरासिटोलॉजी कहलाता है। इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स, प्रोटोजोआ, हेलमिंथेज एंड एक्टोपैरासाइट एंड दियर रिलेशनशिप विथ होस्ट। मैंने आपको बताया कि जहाँ पे पैरासाइट प्रेजेंट हो, जिसमें जैसे प्रोटोजोआ, हेलमिंथेज एंड एक्टोपैरासाइट में, उसके बारे में अध्ययन कराना और होस्ट के साथ रिलेशनशिप रखने वाले को ही पैरासाइटोलॉजी कहा जाता है। इसका अध्ययन किया जाता है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं प्रोटोजूओलॉजी। प्रोटोजूओलॉजी में समझ में डायरेक्ट यहीं पे समझ में आ रहा है कि इसमें प्रोटोजोआ के बारे में बताया गया है। द स्टडी ऑफ प्रोटोजोआ विच आर सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स सच एज एमीबा एंड प्लाज्मोडियम, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे एमीबा और प्लाज्मोडियम के बारे में अध्ययन किया जाता है, जो कि एक यूकैरियोटिक होते हैं। और प्रोटोजोआ का अध्ययन किया जाता है सिंगल सेल्ड जो होते हैं, सिंगल सेल्ड जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनके बारे में अध्ययन करना प्रोटोजोलॉजी कहलाता है। और इसमें प्रोटोजोआ का अध्ययन किया जाता है जो कि यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे एमीबा और प्लाज्मोडियम। समझ में आया? आगे देखेंगे फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी जिसे एल्गोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। अगर कहीं एल्गोलॉजी नाम से आया तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो इसका हम डिफिनेशन देख लेते हैं। जिसमें एल्गी का अध्ययन किया जाता है वो फाइकोलॉजी या एल्गोलॉजी कहलाता है। इसी के नाम से कंफर्म हो रहा है, तो इसका डिफिनेशन हम देख लेते हैं। द स्टडी ऑफ एल्गी इंक्लूडिंग देयर क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर एंड इम्पोर्टेंस इन द इन्वायरमेंट। जिसमें एल्गी का अध्ययन किया जाता है उनके क्लासिफिकेशन को इंक्लूड करके और उनके इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर और इन्वायरमेंट के इम्पोर्टेंस और उनके स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन किया जाता है, वो एल्गी में आते हैं। जिसमें एल्गी का अध्ययन और उसके स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन और इन्वायरमेंट से इम्पोर्टेंस रखने वाले जो होते हैं उन्हें एल्गोलॉजी में रखा जाता है, फाइकोलॉजी कहलाते हैं। नेक्स्ट है इम्यूनोलॉजी, इम्यून सिस्टम से रिलेटेड, यहीं से समझ में आ रहा है, तो ये डिफिनेशन देख लेते हैं। द स्टडी ऑफ द इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी, एंटीबॉडीज एंड द बॉडीज डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन। जिसमें इम्यून सिस्टम का स्टडी किया जाता है, इम्यूनिटी, एंटीबॉडीज एंड द डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन। जो बॉडी को हमारा डिफेंस प्रोवाइड कराता है वो हमारा इम्यूनोलॉजी में प्रेजेंट होता है, जो कि हमारा इम्यून सिस्टम कराता है, जिसे हम इम्यूनोलॉजी में इसका अध्ययन करते हैं, इम्यूनोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं माइक्रोबियल जेनेटिक। 8th नंबर हमारा है माइक्रोबियल जेनेटिक। द स्टडी ऑफ जीन्स, हेरिडिटी एंड जेनेटिक चेंजेज इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जिसमें हम जीन्स का स्टडी करते हैं, हेरिडिटी एंड जेनेटिक चेंजेज को देखते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के।
हेरिडिटी और जेनेटिक जीन में बदलाव जो होता है उसको अगर हम देखते हैं और जीन्स के बारे में अध्ययन करते हैं तो माइक्रोबियल जेनेटिक के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं माइक्रोबियल फिजियोलॉजी। माइक्रोबियल फिजियोलॉजी में द स्टडी ऑफ द फंक्शंस, मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के फंक्शन के बारे में अध्ययन किया जाता है, मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ और न्यूट्रिशन के बारे में अध्ययन करना ही माइक्रोबियल फिजियोलॉजी कहलाता है। जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनके फंक्शन, मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन के बारे में अध्ययन करना माइक्रोबियल फिजियोलॉजी कहलाता है। तो आपको हम सिंपल डिफिनेशन दिए हैं, आप अगर लिखेंगे तो आपका 2 नंबर फिक्स रहेगा। नेक्स्ट मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में हम देखेंगे द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कॉज डिजीज इन ह्यूमंस अलॉन्ग विद दियर डायग्नोसिस, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट। मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का स्टडी करना जो हमारा डिजीज कॉज होता है ह्यूमन में, एक डायग्नोसिस के थ्रू पता लगाया जाता है और उसका ट्रीटमेंट कराया जाता है और उसकी प्रिवेंशन सावधानियाँ क्या क्या होती हैं उस डिजीज से बचने के लिए, उसको प्रिवेंट कैसे किया जाता है, वो हमें मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में सीखने को मिलता है, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में बताया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी। इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी यहीं से समझ में आ रहा है कि इंडस्ट्री से रिलेटेड होगा ये। द यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स टू प्रोड्यूस एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन्स, एंजाइम्स, एल्कोहल, ऑर्गेनिक एसिड्स एंड अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स। इंडस्ट्रियल फार्मेसी में हम देखेंगे कि जहाँ पे एंटीबायोटिक, वैक्सीन, एंजाइम, एल्कोहल, ऑर्गेनिक एसिड्स एंड अदर यूजफुल प्रोडक्ट बनाए जाते हैं वो हमारा इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में आते हैं। जैसे ज़्यादातर जो हमारे प्रोडक्ट बनते हैं, एंटीबायोटिक्स बनते हैं, वैक्सीन्स बनते हैं, माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बनाए जाते हैं। इतना तो आपको पता चल ही गया होगा। तो नेक्स्ट आगे देखते हैं हम इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी। इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी में हमें क्या देखना है? द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन इन्वायरमेंट, सॉइल, वाटर, एयर एंड दियर रोल इन न्यूट्रिएंट साइक्लिंग एंड पॉल्यूशन कंट्रोल। इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी हमें बताता है सॉइल मिट्टी, वाटर पानी, एयर हवा, मिट्टी, पानी, हवा से रिलेटेड जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं उन्हें इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी में रखा गया है और इनका रोल होता है पॉल्यूशन को कंट्रोल करना और न्यूट्रिएंट साइकिल को मेंटेन करना। न्यूट्रिएंट साइकिल को मेंटेन करना, पॉल्यूशन को कंट्रोल करना और मिट्टी, वाटर और हवा के बारे में अध्ययन करना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके बारे में अध्ययन करना इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी में आता है। नेक्स्ट देख लेते हैं 13 फूड माइक्रोबायोलॉजी। फूड माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है? फूड माइक्रोबायोलॉजी हमारा होता है द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स इन फूड इंक्लूडिंग फूड स्पॉइलेज, फूड प्रिजर्वेशन एंड फूड बर्न डिजीज। जो हमारा फूड माइक्रोबायोलॉजी होता है ये फूड स्पॉइलेज, फूड प्रिजर्वेशन से ही जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स मिलते हैं, प्राप्त होते हैं, फूड माइक्रोबायोलॉजी में रखे जाते हैं। नेक्स्ट एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स दैट इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी, प्लांट ग्रोथ एंड क्रॉप प्रोडक्शन। जो हमारा एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी ये बताता है कि जो हमारे प्लांट्स को, जो हमारे क्रॉप्स को इम्प्रूव कराने में मदद करते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अध्ययन एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी में किया जाता है। जैसे सबसे मेन जो रोल प्ले करता है वो हमारा है केंचुआ। आपने केंचुआ का नाम सुना होगा, जो कि फसल को उपजाऊ बनाता है और उससे अच्छी पैदावार फसलें पैदा होती हैं। जहाँ पर केंचुआ होता है वहाँ पे उपजाऊ मिट्टी होती है और वहाँ पे चिकनी मिट्टी पाई जाती है, जो कि फसल के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होता है। तो इसीलिए द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स दैट इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल फर्टिलिटी को इम्प्रूव कराते हैं, प्लांट्स ग्रोथ को इम्प्रूव कराते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन को इम्प्रूव कराते हैं, वो एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी में आते हैं और उनका अध्ययन एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी में किया जाता है। आगे देखेंगे इसका एक ट्रिक है कि ये 14 जो ब्रांचेज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी आपने देखा, ये 14 आपने देखा
तो 14 कैसे लिखाएंगे नहीं पता आपको, तो आपको याद करने का एक ट्रिक बनाया हमने, वो देखिएगा। ट्रिक है, बी वेरी मेनी पीपल प्रिफर इंटेलिजेंट मेडिकल इंफॉर्मेशन एवरी फ्राइडे ऑलवेज। हम देखेंगे कि बी से हमारा होता है बैक्टीरियोलॉजी, वेरी इसका फर्स्ट लेटर वी वीरोलॉजी, और इसका मेनी इसका फर्स्ट लेटर एम माइसोलॉजी, और इसका पैरासाइटोलॉजी, और फिर पी आता है प्रोटोजियोलॉजी, फिर आता है आई इंटेलिजेंट, इसका हो जाएगा इंटेलिजेंट में आई हमारा फर्स्ट लेटर, इसमें आ जाएगा इम्यूनोलॉजी, और इसमें मेडिकल में आ जाएगा हमारा, मेडिकल में आएंगे 3, मेडिकल में जैसे आ जाएगा मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, फिर मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबियल जेनेटिक एंड माइक्रोबियल फिजियोलॉजी। इंफॉर्मेशन में आ जाएगा इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, और ईवरी में आएगा ई, इसमें आ जाएगा इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी, और एफ में आ जाएगा फूड माइक्रोबायोलॉजी, और ए से आ जाएगा एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी। तो अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगे तो आप इस ट्रिक की मदद से भी याद कर लेते हैं। अगर आप ऐसे उसी तरह, मतलब सीक्वेंस कहीं भी हो सकता है, सीक्वेंस मायने नहीं रखता है। अगर आप 14 लिख दे रहे हैं अच्छी तरह से तो अच्छी बात है, अगर आप ट्रिक से याद कर रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर वैसे याद कर रहे हैं तो मोर देन सफिशिएंट, वो आप पे निर्भर करता है। बहुत ही अच्छी बात है कि आप स्वयं याद कर रहे हैं, अच्छे से याद कर रहे हैं। तो ये आपको ये ब्रांचेज लिखने हैं, अगर ए पूछेगा तो 7 नंबर या फिर 10 मार्क में पूछेगा। वैसे ज़्यादातर ये पूछता नहीं है, लेकिन जब पूछेगा तो ये 10 ही मार्क में पूछेगा, नहीं तो अदरवाइज अगर पूछेगा तो इसका दे देगा, जैसे वीरोलॉजी का डिफिनेशन क्या है, डिफाइन वीरोलॉजी, डिफाइन मेडिसिनल माइक्रोबायोलॉजी, डिफाइन एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी, तो इस टाइप से शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आप फार्मेसी में अच्छी तरह से जानना चाहते हैं और इजी और आसान लैंग्वेज में पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। धन्यवाद। ऐसे ही हम इजी वे में आपको फार्मेसी की हर लेक्चर्स आपके पास लाते रहेंगे। मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।